नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा हम आज तक जैसे भी किए हैं उससे थोड़ा जुदा अलग करेंगे। सबसे पहले थंबनेल जो वीडियो में आप लोगों को दिखता है होम पेज पर यूट्यूब के, उस थंबनेल को हम दिखाते हैं जरा, क्योंकि इस थंबनेल पर हो सकता है कुछ भक्तों को, कुछ सरकार समर्थकों को, कुछ विशेष इकोसिस्टम में बैठे लोगों को दिक्कत हो। इसीलिए तो ये थंबनेल दिखाना है। ये शुरुआत में जरा थंबनेल लाइए स्क्रीन पर। आपत्तियां जब होने लगती हैं अभिव्यक्ति पर तो उसे कहते हैं आपात। जब जुबान बंद कर दी जाए तो उसे कहते हैं आपात। जब अदालत के फैसलों को पलटा जाए सरकार द्वारा, विधायिका द्वारा, तो उसे कहते हैं आपात। जब प्रेस पर सेंसरशिप हो या प्रेस को पामेरियन बना दिया जाए तो उसे कहते हैं आपात। जब आलोचना करने वालों को देशद्रोही कहा जाए तो उसे कहते हैं आपात। जब सवाल पूछने को देश के विरोध में माना जाए तो उसे कहते हैं आपात। आज पूरे देश में आपातकाल की चर्चा हो रही है। कैबिनेट में आपातकाल को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है और 2 मिनट का मौन रखा गया है। ये उस देश में 50 साल बाद आपातकाल पर मौन रखा जा रहा है जिस देश की संसद में 700 किसानों के मरने पर कोई मौन नहीं रखा गया। जिस देश के प्रधानमंत्री ने 700 किसानों की शहादत पर कहा मेरे लिए मरे क्या। जिस देश की संसद में कुंभ की भगदड़ में मरने वालों के लिए 10 सेकंड का मौन नहीं रखा गया। जिस देश में भगदड़ में मरने वालों को नगद बांट करके सिपाही उनके साथ तैनात कर दिए गए। आज ये तुलना करना जरूरी है कि आपात होता क्या है, आपात कैसे लगता है, आपात के असर क्या होते हैं, आपात खतरनाक कौन सा होता है। इसीलिए हम ये थंबनेल दिखाए थे। इस थंबनेल को एक बार फिर से देखिए, स्क्रीन पर लाइए इस थंबनेल को। इंदिरा गांधी की फोटो आप देख रहे होंगे और नरेंद्र मोदी की फोटो देख रहे होंगे। घोषित इमरजेंसी थी। आज आज का दिन, तारीख आज की ही थी और सन था 1975। 21 महीने इमरजेंसी रही। एक ऐसी राजनेता जिसे दुर्गा भी कहा गया, जिसे डिक्टेटर भी कहा गया, और एक ऐसे राजनेता जो 2014 से देश की सत्ता चला रहे हैं। 132 महीने हो चुके हैं। इमरजेंसी का भाव लाखों लोगों में है लेकिन घोषित नहीं है, अघोषित है। इसीलिए 132 महीने के आगे स्टार लगा हुआ है। क्रिकेट मैच देखने वाले लोग जानते हैं कि जब स्कोर के आगे स्टार लगा होता है यानी नॉट आउट होता है। ये 132 महीने नॉट आउट मतलब अभी आउट नहीं हुए हैं, अभी कंटिन्यू। और इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित करके मौन धारण करवा रहे हैं कैबिनेट को। अब इसको हटा दीजिए। आज तुलना यही करनी है कि खतरनाक कौन। लेकिन तथ्यों के साथ 2-3 बातें सामने आती हैं। एक मोरारजी देसाई जिन्होंने कहा न पीएम हाउस से बाहर निकलने देंगे, न पार्लियामेंट से बाहर आने देंगे, घर में कैद कर देंगे। एक और मंत्री ने कहा कि बैलेट से नहीं जीते हैं तो बुलेट से जीतेंगे। उस दौर में कहा गया या आह्वान किया गया आर्मी से और पुलिस से कि सरकार की बातें न माने। मैं और कुछ नहीं, सीधा सवाल एक ही लेता हूं, बाकी बहुत तथ्यात्मक रूप से आज हम चलेंगे एक एक पॉइंट वाइज। लेकिन आप बस इतना सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस दौर में कोई सेना और पुलिस से ये आह्वान करे, अपील करे कि आप मोदी की बातें मत सुनिए, अनसुना कर दीजिए। कोई कर सकता है कि 7 लोग कल्याण मार्ग से नरेंद्र मोदी को बाहर नहीं निकलेंगे। कोई ये बोल सकता है कि बैलेट से जीत करके, चुनाव आयोग के जरिए जीत करके मोदी आ जाएंगे, लेकिन हम बुलेट के जरिए उनको नहीं जीतने देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर में क्या चल रहा होगा? इसका मतलब ये नहीं कि हम इमरजेंसी को जस्टिफाई कर दें।
आपातकाल भारत के लोकतंत्र पर एक धब्बा है, लेकिन उस धब्बे के पीछे स्याही किसकी थी, साजिश किसकी थी, प्लानिंग किसकी थी, ये सब कुछ सोचने का वक्त है। सोचा जाना चाहिए। जब सरकार सोचने पर विवश कर रही तो सोचा जाना चाहिए। हेमंत भाई, सीधा अब आपके पास, जरा दोनों आपात, घोषित अघोषित, कौन ज्यादा खतरनाक, तथ्यात्मक रूप से शुरू करिए इस कहानी को। आशीष जी नमस्कार, आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। और देखिए, साधुवाद दूंगा मैं कि आज के इन डिफिकल्ट टाइम्स में आपने ये हिम्मत की, ये हिमाकत की कि इस संवेदनशील विषय के ऊपर जरा खुल करके एक बेबाक चर्चा की कोशिश कीजिए। कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो दर्शक तय कर देंगे। जो युवा साथी हैं उनके लिए बता दूं थोड़ा सा एक, कि भारत में आपातकाल एक बार नहीं लगा है, 3 बार लग चुका है। पहला आपातकाल भारत में 1962 में लगा था, जब चीन ने आक्रमण किया था। दूसरा जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया 1971 में लगा था। और तीसरा वो आपातकाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, 21 महीने रहा, जिसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत में एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं सारे दर्शक साथियों को, कि हम किसी भी रूप में मानव अधिकारों के ऊपर या लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर, किसी भी उसके ऊपर, किसी भी सरकार के द्वारा आपातकाल या उन पर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के घोर विरोधी, विल द लास्ट पीपल टू सपोर्ट एनी सच एफर्ट और मिसएडवेंचर फॉर दैट मैटर। इसीलिए चर्चा लेके आए हैं, इसीलिए चर्चा लेके आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह दूं कि किसी भी रूप में हम किसी भी आपातकाल के पक्ष में नहीं है। एक्सटर्नल एग्रेशन की बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, तो उसके लिए तो आप समझ सकते हैं सारा देश साथ हो। जो आपातकाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, 21 महीने का आपातकाल 75, जो आज ही के दिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से लागू हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हालात में भी लागू हुआ था। उसमें पुलिस की यातनाएं हुई, पत्रकारों, छात्रों, विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्टों को मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाला गया, प्रेस की आजादी पर अंकुश लगे। ये सब जबरदस्ती नसबंदी की गई, डेमोक्रेटिक जो हमारे राइट थे उनको सस्पेंड किया गया। उनकी हम कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं, कठोरतम शब्दों जो हमारे पास। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो दर्शक साथी हैं, उनके सामने दूध और पानी का पानी करना जरूरी है कि इस इमरजेंसी की बैकग्राउंड क्या थी। इस पक्ष पे, इस पहलू पे मुझे नहीं लगता कि कोई आज की तारीख में चर्चा करने की भी हिमाकत कर पाएगा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहला नाम अमेरिका की CIA का था और निक्सन का था। रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1971 में। आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किए, आंखों में आंख, लाल आंख डाल करके व्हाइट हाउस में जिस तरीके का जो कुछ हुआ, फिर टेलीफोन पे जो कुछ हुआ, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 7th फ्लीट भेज रहे थे और ये हो रहे थे। उस घटना को अमेरिका असहज हो गया बुरे तरीके से कि भारत जैसा एक नवोदित राष्ट्र, 24 साल ही हुए थे आजादी, 47 में आजादी, तो वो बहुत ज्यादा बनाए हुए थे। वैसे ही कसर इंदिरा गांधी ने 1974 की मई में पूरी कर दी, जब उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। उसके बाद अमेरिका पागल हो गया और उन्होंने एक सूत्री एजेंडा पकड़ लिया कि किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी को डिसलॉज किया जाए। तो ये CIA का पूरा जो तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो खेल करती है, वो खेल भारत में शुरू किया गया। और CIA कैसे करती है, आपने हाल ही में बांग्लादेश में देखा था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रातों रात जो कुछ भी हुआ, तो वो खेल इंदिरा गांधी के साथ करने की कोशिश की गई। उसमें जो प्लायबल अपोजिशन लीडर्स थे और तमाम ऐसे ग्रुप जो सरकार से असंतुष्ट थे और जो सड़कों पर आने को तैयार थे, उनका खेल देखिए आप क्या है। पीछे CIA था, मंशा सारी CIA की थी, और तमाम लोगों ने कुछ बातें, इंदिरा जी का आपने वीडियो दिखाया, अच्छा किया ताकि सनद रहे। तमाम लोग क्या क्या हरकतें कर रहे थे। कुछ इंदिरा गांधी की बात में आया कि भाई प्रधानमंत्री को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, ये नहीं करने देंगे। इसके पीछे बुलेट और बैलेट की सवाल उन्होंने उठाया अभी आपके सामने। असली खेल क्या था कि जो सेना थी और जो अपने पुलिस थी, उनको ये आह्वान किया गया कि आप सरकार के आदेश मत मानो, आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा। और उसके अलावा आपको किसी भी लोकतांत्रिक देश में सुनने को नहीं आया होगा 26 जनवरी 1975 को गणतंत्र दिवस पर सरकार के समानांतर गणतंत्र दिवस मनाया गया। कभी सोच सकते हैं आप, मोदी के कार्यकाल में कोई कल्पना कर सकता है कि वो सब किया गया। रईसे ही कसर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों ने की, दिवंगत है आज की तारीख में वो, और वो रिकॉर्ड की बात है, उसमें मैं राजेश चिपरांची पार्टी, ये तय किया गया कि इस देश के अंदर अगर 10 दिन रेलों को बंद कर दिया जाए, ट्रेन बंद कर दिया जाए, ट्रेन का बिल्कुल, तो क्या होगा। पूरा देश जहां का है वहां का ठहर जाएगा। एक जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं,
उनका कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, वो ठप हो जाएगा, पूरे देश में अंधेरा हो जाएगा। और तीसरा, जो हमारे स्टील प्लांट्स थे, जितने भी थे, जैसे भी थे, उनके अंदर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जो कि वो सारा अपने ट्रेनें बंद हो जाएंगी सारी। और उसकी जो भट्ठी, उसको जलाने में कितना समय लगता है, और वो बुझ जाए तो क्या होगा। तो पूरे देश के व्यापार उद्योग को ठप करने का ये खेल था, इसकी बैकग्राउंड ये थी। फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा परेशानी में थी तो इमरजेंसी के अलावा भी विकल्प हो सकते थे। वो बांग्लादेश बना के हटी थी और सारी चीज थी, वो एक नया जनादेश ले सकती थी, नए जनादेश पे जा सकती। लेकिन चल, वो इतिहास है, उस इतिहास में मैं आप नहीं पड़ेंगे। आशीष भाई, मैं इस बात की शुरुआत जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ एक टिप्पणी से करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल बिल्कुल। 21 महीने का जो आपातकाल था, घोषित आपातकाल, वो ऐसा आपातकाल था जिस पर उसकी घोषणा करने वाले सत्ताधीश ने देश से माफी मांगी थी। इंदिरा गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने कई बार मांगी। एक अघोषित आपातकाल 132 महीने से जारी है और उसे अमृतकाल बताकर सत्ताधीश और उसका इकोसिस्टम मुस्कुरा रहा है। यह है आज इस देश की असली हालत। 132 महीने से अघोषित है। वो जो आपातकाल था वो आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। अंबेडकर जैसे जो लोकतांत्रिक व्यक्ति ने उसकी व्यवस्था संविधान में की थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, इंटरनल डिसरप्शंस भी हो सकते हैं, उन सारे प्रावधानों के तहत हम उससे 100% असहमत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस 352 आर्टिकल के तहत लगाया गया था। आज के आपातकाल का आप क्या करेंगे, जो अघोषित तौर पर अमृतकाल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है? एक तो इस चीज को सोचने की, लेकिन वो जो घोषित इमरजेंसी थी ना आशीष भाई, उसकी आड़ में कभी भी जो सरकारी संपत्तियां थी, पीएसयू जो थी, उनको कभी भी किसी क्रोनी को नहीं सौंपा गया। चुपचाप बैकड्रॉप से मुनाफाखोरी कंप्लीटली बंद हो गई थी, कंप्लीटली। निजीकरण नहीं हुआ था सरकारी संपत्ति का, राष्ट्रीयकरण हुआ था प्राइवेट संपत्ति। सोचिए, निजीकरण नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, और महंगाई पर रोक लगी थी। उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर क्या लिखा गया था, आपने क्या पढ़ा है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। यही पढ़ा आपने संविधान का, जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे। और जो अमृतकाल आपका चल रहा है, इसके अंदर ऑफ द क्रोनीज, फॉर द क्रोनीज, बाय द क्रोनीज, ये इस्टेब्लिश हो गया है। इसमें कोई शक मानते हैं आप किसी चीज का? तो बेसिकली जिस बैकग्राउंड में वो घटनाक्रम हुआ था, आज तो वैसा कोई भी घटनाक्रम नहीं। उसके बावजूद भी जो इस देश में मानवाधिकारों की हालत है, सवाल पूछने वालों की हालत है। आपने तो एक बात कह दी बहुत बड़ी अनजाने में, आपने कह दिया कि साहब लोक कल्याण मार्ग को बंद करने की बात और सब करने की बात, ये तो भूल जाइए आप 4 सवाल पूछ के दिखा दिए असहज, 4 सवाल असहज पूछ के दिखा दीजिए, मोदी जी आप राष्ट्रद्रोही हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका जैसे देश है, कल सीज फायर हुआ है और वहां के चैनलों ने क्या कहा कि जो अमेरिका ने बमबारी की उसके वांछित रिजल्ट नहीं आए, और राष्ट्रपति इतने बौखला गए उसका लेकिन उस चैनल को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा गया। यहां पर तो जो अमृतकाल आपका चल रहा है, अमृतकाल के अंदर आपको सवाल पूछते ही राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। इस चीज का अंतर आपको समझना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी ने वो जिम्मेदारी ली कि मेरे से गलती हुई, और उसने 21 महीने बाद उसको हटाया आपातकाल को। उसके बाद चुनाव कराए, सत्ता से बाहर हुई, उसने तमाम जांचों का सामना किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, और उसके बाद दोबारा चुनाव जीत करके आई 3 साल के अंदर। तो डेमोक्रेसी का तो साइकिल यही है। और अब इंदिरा गांधी की किस बात पर गई, तात्कालिक कारण क्या बना था? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला किया कि इंदिरा जी ने अपने चुनाव के अंदर, संसदीय चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ठीक बात है, सही है, हाईकोर्ट का आदेश है, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करें। अगर आज इस देश के अंदर लोकतंत्र होता, आज होता, तो इस देश का जो सारे का सारा सिस्टम, एक ऐसा कानून बताइए मुझे, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता, जिसकी किसी धारा को मोदी जी ने छोड़ा हो आज तक, किसी भी प्रचार में। कोई ऐसा चुनाव कानून हो जिसको वायलेट नहीं किया जाता सत्तारूढ़ दल में। चुनाव का जो मूल आधार है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या पिछले 11 साल से इस देश में चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बचा है? और जिस लोकतंत्र की आप बात करते हैं, उस लोकतंत्र के 3 स्तंभ थे, चौथा एक और था जिसको आपने पोमेरियन बोल दिया, तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। विधायिका थी, विधायिका को या तो संख्या बल के दम पर अपहरण कर लो उसका, और अगर नहीं हो तो तोड़ फोड़ करके कर लो और सरकार चलाओ, मौजूद कोई दिक्कत नहीं। गोवा में देखा आपने, महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, कहा मध्य प्रदेश में देखा, कहा नहीं देखा, भर स्टेट में। तो विधायिका को आप संख्या बल के आधार पर येन केन प्रकरण
मनी बैग्स के जरिए, जैसा आपको उचित लगे, ईडी सीबीआई के जरिए, जो आपको ठीक लगे। तो ये आपकी विधायिका का हाल है। कार्यपालिका जो थी, ब्यूरोक्रेसी, वो कंप्लीटली रीड विहीन कर दी है। किसी को 5-5 साल 7-7 साल की एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, और जो अगले बनने थे उनका कोई नामो निशान नहीं, सांस निकालने की किसी की हिम्मत नहीं। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका पर जितना कम बोला जाए उतना ठीक है, जितना कम बोला जाए। वही न्यायपालिका थी जिसने इंदिरा गांधी को उसके सरकारी उसके दुरुपयोग करने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। आज की तारीख में शहीदों के नाम पर वोट मांग लो, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग लो, आप जिस मर्जी चीज पे वोट मांग लो, कोई नोटिस देने वाला नहीं। आप तो अयोग्यता की बात करें, नोटिस देने वाला नहीं कोई। और अशोक लवासा ने नोटिस देने की बात फाइल पे लिखी, उसकी नौकरी चली गई, सारे परिवार पे रेड हो गई, सारे परिवार पे पूछताछ हो गई। ये इस देश में अमृतकाल है। उसके बाद आपने मीडिया की बात की, आपने पोमेरियन कहा। मैं इसको सिर्फ इस रूप में कहता हूं कि जो डंका बजाने का काम है, सवाल पूछना है विपक्ष से और डंका बजाना है एक व्यक्ति, तो ये आपके अमृतकाल का ब्रॉड स्ट्रक्चर है। इस अमृतकाल में एक ही चीज है कि सत्ता से सवाल पूछना वर्जित है। तो अब आप, एक घोषित आपातकाल था, एक मौजूदा अमृतकाल है जो मुस्कुरा रहा है देश के लोगों पर कि देखिए डेमोक्रेसी है। और दुनिया की तमाम संस्थाएं अब क्या कहने लगी है कि इंडिया के अंदर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। तो ये आपका डंका बज रहा है पूरी दुनिया। उसके बावजूद भी देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया गया कि जो किसी भी सवाल को, उसको सवाल उठने से पहले उसको खत्म कर देगा। और उसका मुख्य जो सुपारी दी गई है वो किसको दी गई है? मीडिया को। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आरएसएस और तमाम ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो अराजकता फैलाई गई थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी थी और भी लोग थे, असंतुष्ट यूनियनिस्ट थे, तमाम लोग थे, उन्होंने घोषित आपातकाल किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके बाद जवाबदेही दिखाई। घोषित आपातकाल की हम निंदा करते हैं कड़े से कड़े शब्दों में, उन्होंने जवाबदेही दिखाई। 1977 में चुनाव कराए, हार के बाद इस्तीफा दिया, सार्वजनिक जांच का सामना किया, सत्ता से बाहर हुई, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, हर सवाल का जवाब देती थी। ऐसा क्या कारण है कि आपके जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कंप्लीट कंट्रोल होने के बावजूद भी 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए? और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, यदि मोदी जी आपातकाल में जो इंदिरा गांधी का एब्सोल्यूट कंट्रोल था, अगर उससे प्रेरित है, मान लीजिए वो प्रेरित है, मैं नहीं कहता वो है, लेकिन मान लीजिए प्रेरित है, तो वो इंदिरा गांधी के साहस का अनुकरण क्यों नहीं करते? कंप्लीट कंट्रोल का तो करते। इंदिरा गांधी ने ठेंगे पे रखा निक्सन को, पाकिस्तान तोड़ दिया, परमाणु बम चला दिया 1974 में। आपकी आजादी को कितने 27 साल हुए थे। आज आप विश्व गुरु बन के डंका पीटते फिर रहे हैं। ट्रंप ने 16-17 बार ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया, आपके मुंह से एक शब्द फूटा आज तक? एक शब्द, जबकि ऑफिशियल पार्ट है। आपके विदेश मंत्री ने कहा, आपके विदेश सचिव ने दावा किया, ट्रंप रोज आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं, और आप इंदिरा गांधी को तो क्या कह रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं? सवाल ये है ना। इंदिरा जी की बजाय अगर मोदी जी 1974 में प्रधानमंत्री होते तो क्या वो परमाणु परीक्षण कर पाते? ये सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। क्या भाजपा का कोई नेता होता 1974 में उन परिस्थितियों में, क्या बांग्लादेश बनवा देता? 4 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ट्रंप ये दावा करते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ये कहते हैं ना रोज, और आपके मुंह से दही जमी होती है, कहीं नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते आप। और विदेश सचिव से वीडियो जारी करवाते हैं, शाम को ट्रंप फिर कह देते हैं। तो ये आपकी हालत है। बेसिकली आपातकाल जो तत्कालीन था वो अमेरिकन डीप स्टेट की साजिश थी, भारत के अंदर अराजकता फैला करके और इंदिरा गांधी को डिसलॉज करने। लेकिन उसको जो तख्ता पलट करने की जो बात थी, लेकिन उसमें बेसिकली ये हो सकता था कि इंदिरा गांधी बेटर सेंस शुड हैव प्रिवेल्ड, और अगर ठीक सलाहकार होते तो नए जनादेश पे चले जाते। लेकिन फिर मैं एक सवाल पूछता हूं आशीष भाई, एक सवाल और पूछता हूं, उस समय ये रेलवे लाइनें किसने रोकी थी? एक सवाल है मेरा आपसे। उस समय हड़ताल करके निर्वाचित सरकार को संवैधानिक संकट में कौन डाल रहा था? छोड़ दीजिए, आज आपने कहा कि मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया, कोई किताब भी प्रचारित होगी, सारी बात। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, तारीख बता दूं क्या? समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रशंसा की थी, बता दूं क्या? पितृपुरुष हैं इन लोगों के, उन्होंने प्रशंसा की थी, इमरजेंसी का समर्थन किया था। उनके अलावा माधवराव फुले ने किया था कि नहीं किया था? दत्तापंत ठेंगड़ी ने किया था कि नहीं किया था? और जो मोरोपंत पिघले थे, ये सब जो मैं नाम दे रहा हूं, इनकी चिट्ठियां हैं, रिकॉर्ड पे है ये।
से लेके सबने किया था, मैं आगे बता दूं क्यों किया था, उसकी वजह रिकॉर्ड पे चिट्ठियां, और फिर क्या कह रहे थे कि जो हमारे नेता आपने पकड़ रखे हैं केवल उनको छोड़ दीजिए, हम आपके आपातकाल का समर्थन करते हैं। समर्थन खुला। वो लोग आज अतीत जीवी बन के 50 साल के बाद, अरे अगर वो इतनी बुरी बात थी तो बुरी बात को भूलिए, वर्तमान में जिए और भविष्योन्मुखी योजना बनाइए और प्रण लीजिए कि भारत में ऐसा कभी आपातकाल दोबारा नहीं लगेगा, ऐसे हालात बढ़ाइए। और आप क्या कर रहे हैं, अमृतकाल के नाम पर ये सब चीजें हो रही है। ये दो मुंह नहीं चलेंगे। अतीत जीवी होकर के कभी अंग्रेजों के खिलाफ तब दो शब्द नहीं बोले जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, कितने सालों तक तिरंगे को नहीं अपनाया। आज राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार आप हो, आपातकाल की 50वीं बरसी बना रहे हो, आप तमाम ड्रामे कर रहे हो। आप भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, मानवाधिकारों की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और बता दे। तो अमृतकाल और आपातकाल, इन दोनों को जिस दिन ये देश डिफरेंशिएट करने पे आ गया, उस दिन के बाद कुछ बचेगा नहीं, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पर्दा तो देखिए कभी उठेगा। और बेहतर ये है कि अगर वो चीज इतनी खराब थी जिसको मैं और आप भी खराब मानते हैं, और थी वो खराब, तो मोदी जी उसको रेप्लिकेट क्यों कर रहे हैं? ऐसी स्थितियां बनाइए ना कि उसकी दोबारा चर्चा की गुंजाइश ना बचे। आप उन जख्मों को कुरेद रहे हो दोबारा से, आप उन सारी चीजों को कर रहे हैं। कभी अपने 11 साल का हिसाब दे दीजिए कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे इंटरनेशनली कहां खड़े हुए। तो इमरजेंसी ना तो तब सेलिब्रेट की गई थी, तब भी विरोध हुआ था, ना आज सेलिब्रेट की जा सकती है। और आपको वोट मांगने का अधिकार चाहिए, वोट मांगने का बहाना चाहिए। कभी आप सिंदूर लेकर के पहुंच जाते हैं, कभी बिहार में अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं, विदेश में जाके जब अंग्रेजी बोलनी होती है ठाके लगाने लग जाते हैं, गले पड़ने लग जाते हैं। अब आपको ये अवसर मिला है तो इमरजेंसी की कढ़ाई पे मिठाई चला दी। थोड़ा सा सरकार को भविष्योन्मुखी होना चाहिए कि वो देश को ले जाना कहाँ चाहती है। आर यू ए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट और ए रिग्रेसिव गवर्नमेंट? मैं खाली अब आपको रुकूंगा, मैं दर्शकों से एक बात कह दूं, क्योंकि हमने तय किया था कि मात्र 25 मिनट का कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बहुत सार्थक और तथ्यात्मक हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2-4-5 मिनट की लिबर्टी लेंगे हम हेमंत जी से भी, और थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आ ही नहीं पाई। एक तो 2 मिनट का मौन अपने वैचारिक पूर्वजों के लिए रखना चाहिए था मोदी जी को, जिन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी से लेकर के और जिन जिनका नाम अभी हमने लिया है, उनके लिए जिन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। और वाकई चिट्ठियां सब मौजूद है, चिट्ठियां सिर्फ सावरकर की नहीं है, चिट्ठियां आपातकाल के दौर की भी हैं। और क्यों थे वो बता दें, इंदिरा गांधी में संघ उस समय हिंदुत्व का नायक तलाश रहा था, नायिका तलाश रहा था, और सिर्फ इसलिए नसबंदी कार्यक्रम की वजह से। अब मैं इसलिए रोका था कि 2-4 मिनट लेंगे, आपको तुलना करना है ना। हम आज ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी रोकी तो भी वो पाप था, लोकतंत्र पर धब्बा था, और आज अगर रोकी गई है अभिव्यक्ति की आजादी तो वो ज्यादा खतरनाक है। वो देश में अशांति के नाम पे था, आज की तारीख में मिड डे मील में दाल में पानी ज्यादा है, उस पर जेल जाता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस उसे ओन नहीं करते, रिपोर्टर को, रिपोर्टर दुनिया में नहीं बचता है। ऐसे भी हैं मामले, और ऐसे भी नहीं गिनती नहीं है। मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तथ्य की बात है, दर्शक शायद रुचि न ले आज की इस विषय में, बड़ा गंभीर विषय है, रुचि नहीं लेते हमको लगता है, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, बम धमाका, सरकार गिर जाएगी, खेला हो जाएगा, खेला वाला नहीं है, इसलिए हो सकता है रुचि न ले न देखे। फिर भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक एक पे हेमंत भाई जरूरी है, 10 मिनट आज हमारे लिए आप कुर्बानी दीजिए। पहला 20 सूत्रीय कार्यक्रम में था अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें कम करना, उनके उत्पादन तथा वितरण को चुस्त दुरुस्त करना। इमरजेंसी ओवरऑल धब्बा है, लेकिन ये कार्यक्रम सुनिए, चुस्त दुरुस्त करना वितरण को और अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें कम करना। 11 साल में महंगाई कहां पहुंच गई है, कहां पहुंच गई? महंगाई पर इस देश में चर्चा, यही मैं कहना चाहता था, महंगाई पर इस देश में चर्चा करना अपराध हो चुका है। ऐसे भक्त तैयार किए गए जो कहते हैं 1500 रुपया डीजल पेट्रोल हम डलवा लेंगे क्योंकि राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ठीक, ये आपातकाल हम तुलना में कौन खतरनाक, तो ये समझना होगा। सेकेंड पॉइंट, सरकारी खर्च कम करना। सरकारी खर्च कम करना, आज प्रधानमंत्री 8 करोड़ की 12 करोड़ की कार और 8,000 करोड़ का विमान है, और सूट पहनते हैं तो उसमें नख से सिख तक मोदी मोदी छोटा छोटा लिखा होता है।
दिन भर में शेरवानी जितना बदल देते हैं, उतनी शेरवानी में पूरे देश में जिन अब्दुल को टाइट कर रहे हैं, उन पूरे देश के अब्दुल का ब्याह हो जाए उतने शेरवानी में, जितना शेरवानी बदल देते हैं उतने शेरवानी में पूरे देश के अब्दुल का ब्याह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था सरकारी खर्च कम करना। तीसरा था कृषि भूमि की हदबंदी को लागू करना, अतिरिक्त भूमि के वितरण में तेजी लाना और भू अभिलेखों का संकलन। यानी जो हदबंदी मतलब जो चकबंदी बाद में जिसको कहे, और अतिरिक्त भूमि का वितरण यानी गरीबों को जो वितरण, भूमि का केंद्रीकरण है, किसी के पास है 400 बीघा और कोई खेतिहर मजदूर है, ये कार्यक्रम था। चौथा, भूमिहीन और गरीब तबके को मकान के लिए जमीन दिलाना। इंदिरा आवास बहुत लाभार्थी हैं, अभी आज की तारीख में तो लोगों को खाली 14 के बाद का भारत पता है। बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करना। बंधुआ मजदूर को अवैध घोषित करना। उड़ीसा में जहां पहली बार सरकार बनी है, दलितों कल घुटने बल चलवाया गया है, और वो 75 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करना था। छठवां, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के परिसमापन की योजना, मतलब जो गांव में सूदखोरी है ना, सूदखोरी, जो सूदखोर होते थे उनको रोकना। सातवां, न्यूनतम कृषि मजदूरी कानूनों की समीक्षा करना कि न्यूनतम कृषि मजदूरी दुरुस्त होना चाहिए। आठवां, 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना और भूजल के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना। सुनिए, खाली दर्शक चाहे वो नोट कर सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना। हैंडलूम सेक्टर को विकसित करना, जनता के लिए कपड़े की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार करना। हैंडलूम उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा में शायद हैंडलूम का नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बनारस से लेके मऊ और चंदौली और मिर्जापुर सब हैंडलूम हैं, और आज 21वीं सदी में 2025 में तबाही कगार पे खड़े हैं। शहरी और शहरीकृत किए जाने लायक जमीन पर समाजीकरण और खाली जमीन पर स्वामित्व तथा कब्जे की हदबंदी। 12वां, प्रत्यक्ष उपभोग के आकलन और कर चोरी रोकने के लिए विशेष स्क्वाड रखना। आर्थिक अपराधियों पर संक्षिप्त सुनवाई और कठोर दंड। आर्थिक अपराधों पर आज की तारीख में सुनवाई बहुत लंबी है, दंड किसी को नहीं मिलता है। वहां सुनवाई संक्षिप्त थी और दंड कठोर था। यहाँ खाली आओ, जल्दी से भाजपा में आओ। तस्करों की संपत्तियों की जब्ती, निवेश प्रक्रियाओं को उदार बनाना, आयात लाइसेंस के दुरुपयोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक संघों के लिए नई योजनाएं, सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट, उसके पहले स्टेट परमिट होता था, खूब उगाई होती थी। मध्यम वर्ग के लिए आयकर में रियायत छूट की सीमा को 8,000 रुपया, ये तब इनकम टैक्स छूट की बात। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुएं, जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं। अभी राहुल गांधी दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में गए तो घुसने नहीं दिया जा रहा था, समझिए। किताबें और स्टेशनरी भी उचित मूल्य पर, यानी पढ़ाई लिखाई थोड़ी दुरुस्त हो। और आज हमारे गृह मंत्री कहते हैं कुछ दिन में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगा, मतलब आप सब के सब पोथी पढ़ जगमुआ, पढ़ो पोथी। ये हमारा अमृतकाल है, वो आपातकाल इसलिए बता रहे। रोजगार और प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम, आज इसकी चर्चा होती है, विशेष रूप से कमजोर तबकों के लिए। यहाँ रोजगार और प्रशिक्षण करने के लिए, का दायरा बढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा होती है। बहुत बढ़िया स्कीम है आज की तारीख में। अब संविधान, मैं कहा था कि मैं लूंगा 2-4 मिनट। संविधान की बात करते हैं कि संविधान, उस दौर में संविधान की मतलब आदेश, न्यायपालिका के आदेश को दरकिनार कर दिया इंदिरा गांधी ने, उस पर हावी हो गई, वही जो उनको अयोग्य घोषित किया गया था। मोदी जी दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दिल्ली सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नियुक्तियां वगैरह वो सब अपने हिसाब से करें। कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून ला करके दिल्ली सरकार को मुट्ठी में कैद कर लिया, मुट्ठी में कैद कर दिया। कानून आया कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए जो है पैनल होगा, उसमें सीजीआई होंगे। कानून लाया और सीजीआई को आउट करके एक अपना मंत्री रख करके हमेशा के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित रख लिया कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं के मन का चुनाव आयुक्त बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। सबसे ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी स्कीम असंवैधानिक और भ्रष्टाचार से लिप्त थी। ये इससे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी दूसरा आदमी होता तो नैतिक जिम्मेदारी लेता और कम से कम सप्ताह भर के लिए ऐलान करता कि हम आप लोग को मुंह नहीं दिखाएंगे, इतना कर देता कि मुंह नहीं दिखाएंगे भाई, शर्मिंदा है। लेकिन उसके लिए शर्मलाज आंखों में होना चाहिए। देश में कृषि कानून बिना किसी कृषि एक्सपर्ट से बातचीत किए अपने मन से, जो खेत जोता नहीं, खेत में लोटा नहीं, उसने कृषि कानून बना दिया और 700 किसान मर गए। चू नहीं किया, शहादत हुई उन किसानों की, चू नहीं किया। जिसने सत्ता में आते ही भूमि अधिग्रहण कानून को पलटने की कोशिश की, अभी हमने पढ़ा इसमें ना कि जो है गरीबों के लिए, महंगाई के लिए, इंदिरा गांधी ने किसी औद्योगिक घराने के लिए देश को ताक पे नहीं रख दिया। गरीबों के, गांव के लोगों की ऋणग्रस्तता को खत्म करने की योजना बनाई थी। मोदी जी ने देश के औद्योगिक समूहों की ऋणग्रस्तता खत्म करने की योजना बनाई। 16 लाख करोड़ रुपए इस देश के पूंजीपतियों के माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। देश के गरीब की ऋणग्रस्तता की परिसमापन की योजना कौन बनाएगा? कौन है आपातकाल? खतरनाक वाला, वो भी था आपातकाल, ये भी है आपातकाल। घोषित था, अघोषित है। खतरनाक कौन? ये हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि दर्शक बताएंगे खतरनाक कौन। उस आपातकाल में इतनी असहिष्णुता नहीं थी। उस आपातकाल में हिंदू और मुसलमान किसी को नहीं एक दूसरे का दुश्मन मान रहे थे। इस 11 साल में हिंदू और मुसलमान लगता ही नहीं है कि एक देश, एक समूह, एक भूभाग पर रहने वाले लोग हैं। कौन खतरनाक? देश में रात के 8 बजे आकर के नोटबंदी का ऐलान कर दिया जाता है, कैबिनेट को भी नहीं पता होता है, कैबिनेट को भी नहीं पता होता है। कौन खतरनाक आपातकाल? कौन सा आपातकाल खतरनाक? उस दौर में हाँ, एक हम मोदी जी और इंदिरा गांधी की तुलना करेंगे तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, जब तक हम अपने आप को, मतलब जनमानस को न शामिल कर लें। हम नहीं कहेंगे हमारे देश की जनता महान है ना। वो दौर था, उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के किशोर दा से लेकर के अलग अलग विधाओं में तमाम चित्रकार, पत्रकार, जितने कार होते हैं, जितने भी चित्रकार थे, पत्रकार थे, कलाकार थे, तमाम ऐसे लोग थे जो इंदिरा गांधी के उस इमरजेंसी के फैसले के खिलाफ खड़े हुए। आज इस देश में उस इंडस्ट्री के लोग आते हैं, कोई तैमूर को लेके आता है, कोई किसी को लेके आता है, कोई तैमूर को भूल जाता है तो मोदी जी कहते हैं तैमूर को नहीं लाए, बहुत याद आती है। कौन है महानायक सदी का? अमिताभ बच्चन। जुबान कभी खुलती है राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर? खुलती है कभी? जमीन बाराबंकी से लेके कहां कहां, अयोध्या में भी अब जमीन हो गई है, खुलती है। ये हमारे आपके लिए कि हमारे आपके समाज में हम कितने बदल गए, किसी की जुबान नहीं है। रामनाथ गोयनका थे ना पत्रकारिता, था ना इंडियन एक्सप्रेस, कहां है आज मीडिया हाउस? बताओ। जो हम आज उसी को क्रेडिबल कहते हैं जो कम से कम खबरें लिख देता है, उसी क्रेडिबल कहते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है? सरकार की नीतियों पर आवाज उठाने वाला कौन मीडिया हाउस है? एक का नाम बताए, कोई सोच समझ के बताए। एक खबर लिख देता है तो उस खबर को मैनेज करने के लिए 10 खबरें लिखनी पड़ती हैं। एक अगर लिख देता है तो 10 मैनेज करने के लिए लिखनी पड़ती है। कौन है? ये सवाल है बड़ा। अब इस पर मैं फाइनल कमेंट लूंगा। मैंने ले लिया टाइम, मैंने कहा था कि 25 मिनट हमने तय किया था, हो नहीं पाया। अब इस पर फाइनल कमेंट, आखिरी टिप्पणी। आशीष भाई, आपने कंपैरिजन किया, खोल के रख दिया, मैं उसको बिल्कुल संक्षेप में इसको कंक्लूड कर दूं। 1975 की इमरजेंसी में आपने भी कहा, मैंने भी कहा, सारा देश कहता है बहुत कुछ गलत हुआ था। लोकतंत्र पर चोट हुई थी, अभिव्यक्ति रोकी गई थी, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसा गया था। लेकिन एक ठंडी राहत ये कह सकते हो कि उस दौर में माफी मांगी जिसने इमरजेंसी लगाई, एक उसने अपनी जवाबदेही तय की, जांच का सामना किया, सारी बातें हुई, दोबारा चुनाव जीत गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसने गलती मानी और कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक रूप से गलती मांगी कि हाँ हमने गलती की थी। इतिहास गवाह है कि जो सिर झुकाता है वही कुछ बेहतर कर सकता है। और आपको ध्यान होगा इमरजेंसी लगाने के जो प्रावधान थे
उनको मोरारजी देसाई सरकार ने जिस तरीके से बदला, इंदिरा गांधी ने उसका सपोर्ट किया। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी ने उसका सपोर्ट किया विपक्ष की सरकार में। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझती थी। अब बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड में, जैसा आप कहते हैं, आज के अमृतकाल की तस्वीर देख लीजिए। आज कोई घोषित इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा बताइए मुझे देश में, मंत्रियों को भी छोड़, सारे मंत्रियों को इन्वॉल्व कर लीजिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व कर लीजिए, जिसके दिल में डर ना हो। आज पत्रकार किस चीज से डरता है? खबर लिखने से, नंबर 1। सवाल पूछने से, नंबर 2। सवाल पूछता है विपक्ष से और डंका बजाता है सरकार का। और डरता किस चीज से है? सरकार से या ट्रोलिंग से। और ट्रोलिंग कौन करता है? राइट विंग, आईटी से। सारे के सारे भूखे प्यासे एक काम में लग जाते हैं। अफसर गलती से नहीं डरता, वीडियो लीक हो, वायरल वीडियो से डरता है कि कोई वीडियो वायरल ना हो। आज देश का गवर्नेंस यहां खड़ा है। विपक्ष चुनाव नहीं लड़ता, वो जांच एजेंसियों से लड़ता रहता पूरा टाइम कि मेरी कोई जांच एजेंसी, सीबीआई ना आ जाए, ईडी ना आ जाए। तो ये जो अमृतकाल है, जिसे मैंने शुरू में कहा, ये है अघोषित इमरजेंसी। और इसकी सबसे खतरनाक बात क्या है कि कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये अघोषित है और माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। जो लोग सत्ता में हैं वो अंग्रेजों से माफी मांगा करते, कोई समस्या नहीं थी। आज भी कोई गोरा दिख जाए तो नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन देश के लोगों के सामने कभी गलती नहीं मानते। भाई, जब आप सत्ता चलाते हो, बहुत सारे फैसले ठीक होते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं, तो उसमें गलती मानने में कोई बुराई नहीं होती। जैसा आपने काले कानून वापस लिए कृषि के, तो आपने माफी नहीं मांगी, आपने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और वो तपस्या अब तक पूरी हुई नहीं है, वो तपस्या चली रही है, उसका वे आउट निकाला जा रहा है किस तरीके से। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक दौर था जिसमें गलती मानी गई, माफी मांगी गई, और सुधारों की नींव विपक्ष की सरकार के साथ मिलकर रखी गई कि आगे से इमरजेंसी ना लग पाए इतना कैजुअली, उस तरीके से। और एक ये दौर है जो ना गलती हुई, ना गलती मानेंगे, और सिर्फ दूसरों को गलत बताएंगे, 50 साल पुराने इतिहास को कुरेदेंगे, अतीत जीवी बने रहेंगे। और इसी को मैं कहता हूं कि जब आज प्रेजेंट में आप नहीं जियोगे, भविष्योन्मुखी नहीं होगे, यही अघोषित इमरजेंसी है। अगर आप सही मायने में देखें तो सवाल खत्म कर दीजिए, और जिस तरीके से डंका बजवाते रहिए, पूरी दुनिया में बद पिटवाते रहिए, यह आके बता दीजिए डंका बजवाए। तो जो ये मीडिया को डंका बजाने का काम दिया है, ये अघोषित इमरजेंसी से भी कहीं आगे का है। देश के लोग इस बात को समझें। हमें ना किसी कांग्रेस से कोई लेना देना, ना किसी भाजपा से, ना किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यक्ति से। देश बड़ा है, लोकतंत्र बड़ा है। भारत का लोकतंत्र कहीं से गिफ्ट में नहीं मिला आपको, खैरात में नहीं मिला, अर्जित लोकतंत्र है। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़के छीना है। जो लोग आज सत्ता में हैं, वो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, वो कभी भी अंग्रेजों के शासन की बुराई नहीं बताएंगे। आज तक मुझे एक घटना बताइए, किसी बीजेपी और आरएसएस के नेता ने आज तक अंग्रेजी शासन के बारे में अगर एक लाइन कही हो तो दिखानी चाहिए। क्या कहते हैं? 1947 से लेकर के 2013 तक, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी इंक्लूड थे, किसी ने कुछ नहीं किया, और भारत 2014 में आजादी। ये जो मानसिकता है, यही अघोषित आपातकाल है। मैं केवल दर्शकों को यही बात कहना चाहता हूं, बाकी उनके मैं दरबार में छोड़ता हूं, वो तय कर लें। ये अमृतकाल है, उनको मुबारक। अघोषित अमृत आपातकाल है, देश देख रहा है। और सत्ताधीशों को सबक लेना चाहिए कि जो इंदिरा जी के साथ हुआ था, सदा तो सत्ता किसी की नहीं रहती। तो बेहतर है लोकतंत्र की शपथ लेके सत्ता में हो, लोकतंत्र को पलवित कीजिए, पोषित कीजिए, आगे बढ़ाइए, और लोकतंत्र के सहारे आप विश्वगुरु बनेंगे। लफाजी और डंके के सहारे कभी नहीं बन सकते। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब ये आपातकाल और आपातकाल से भी खतरनाक होता है विनाशकाल, जहां पर अभिव्यक्ति बिल्कुल रोक दी जाए व्यक्ति की आजादी, तब वो विनाशकाल होता है। और इसका एकमात्र प्रमाण के साथ हम खत्म करेंगे। दफ्तर में बहुत लोग हमसे मिलने जुलने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सम्मानित बुजुर्ग लोग आते हैं। वो कहते क्या है दफ्तर में आकर के, हेमंत भाई पता है आपको, आप लोग जो कर रहे हैं अद्भुत है, अकल्पनीय है, बहुत हिम्मत का काम है। वो पता है, वो उनका कहना हमारे लिए, तो हम 56 इंच 112 इंच की छाती कर लें, वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए इतना शर्मनाक होता है। उसका पहलू आप समझ लें। हमारा तो काम ही ये है, हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही नहीं रहे हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। न्यूज लॉन्चर, आशीष चित्रांशी, अशोक वानखेड़े, हेमंत अत्री, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे। जो पत्रकारिता का मौलिक दायित्व है, मौलिक धर्म है, वही हम निभा रहे हैं। और हमको अगर जनता कहे कि नहीं आप तो बड़ा हिम्मत इतना कर लिए, उतना हिम्मत कर लिए, अरे हम कौन सा फौज पे में शामिल होकर सीमा पर लड़ने गए?
लेकिन अगर ये बात देश के बौद्धिक वर्ग में तमाम लोगों के मन में आती है, ये बहुत चिंता का विषय है। जिस दिन हम लोगों को आम आदमी की श्रेणी में गिनने लगेंगे देश के लोग कि अरे यार आम आदमी है, इनका काम है, और क्या कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं, पत्रकार है तो ये यही करना होगा ना, इनको इनका यही काम है। उस दिन सही मायने में आप समझ लीजिए कि आप आपातकाल की, जो अघोषित आपातकाल की बेड़ियों को तोड़ दिया है। जब तक सवाल पूछने वाले को सेलिब्रिटी माना जाएगा देश के लिए, मैं इस बात को खुद कह रहा हूं, सवाल करने वाले पत्रकार को अगर सेलिब्रिटी माना जाएगा तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि उसका काम, अपना काम कर रहा है बेचारा, उसको सेलिब्रिटी मान लो। इजाजत दीजिए हमें, गंभीर चर्चा थी, पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत जरूरी चर्चा थी, धन्यवाद, नमस्कार।